तो न्यूज 24 पर खुलासा लगातार जारी है। मजबूर लोगों को लूटने वाले गुनहगार बेनकाब हो रहे हैं एक एक करके। हमने आपको दिल्ली के कई इलाकों और कई अस्पतालों के बाहर मौजूद वसूली गैंग का पर्दाफाश किया और अब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने एम्स के बाहर भी स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां भी एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों के साथ मनमानी कर रहे हैं, रकम वसूल रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। यह बड़ी खबर है। एक एक करके सभी गुनहगार आज न्यूज 24 पर बेनकाब होंगे। ये एम्बुलेंस मिल गई क्या? अर्जुन नगर से पेशेंट को लेना है, BL कपूर जाना है। जो बात है, देखो 500 लड़के किट के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है सर? और 3000 रुपये गाड़ी है। 5 मई 2021 एम्स दिल्ली। एम्बुलेंस आपकी है सर? न्यूज 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का अगला पड़ाव था दिल्ली का एम्स। ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। एम्स के सामने उसके आसपास तमाम एम्बुलेंस खड़ी मिल जाती हैं। इसलिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स यहां पहुंचे। उन्होंने कई एम्बुलेंस और उनके ड्राइवर से बात की। कहा कि कोरोना मरीज को अर्जुन नगर से करोल बाग के BL कपूर अस्पताल ले जाना है, एम्बुलेंस चाहिए। ज्यादातर एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने मना कर दिया। एक तैयार हुआ, लेकिन उसका रेट हाई था। क्या DL कपूर जाना है? ऐसी फीलिंग होगा। यहाँ से अर्जुन नगर से लेना पेशेंट को। क्या पेशेंट है? हाँ पेशेंट है। ऑक्सीजन आपके पास है ना? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन वाली अगर एम्बुलेंस हो? ऑक्सीजन वाली नहीं मिल पाएगी, जरा ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है अभी। फिर देखो जो बात है, देखो 500 लड़के किट के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है सर? और 3000 रुपये गाड़ी है। बाबू जी मैंने कम ही बताया, और लड़का भी ले लेगा, ड्राइवर ले लेगा 2000 रुपये। तो देख लीजिए, सुन लीजिए, देश की राजधानी में कायदे कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। जो रेट फिक्स है उससे कई गुना ज्यादा वसूला जा रहा है। दिल्ली के अर्जुन नगर से BL कपूर अस्पताल की दूरी 13 किलोमीटर। नियम के मुताबिक 400 रुपए से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आजकल नियम मानता कौन है? इसलिए मुंह मांगी कीमत वसूली जा रही है। सवाल है कि आखिर इस वसूली गैंग पर शिकंजा कब कसेगा? इन पर लगाम कब और कैसे लगेगी? सवाल कई है, लेकिन जवाब एक का भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। वरुण सिन्हा के साथ विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज 24। ऑपरेशन यमदूत न्यूज 24 पर लगातार जारी है और बड़ा पैनल भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम सच्चे और कड़वे सवाल पूछ रहे हैं। और साथ ही वो न्यूज 24 संवाददाता जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, तब जाकर ये सच्चाई सबके सामने आई है। आलोक सर, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन विमल कौशिक जो ग्राउंड जीरो पर गए और वहां से ये हकीकत कैद की, मैं उनका रुख कर लेती हूं। विमल, बताइए क्या क्या बातें होती हैं जब लाश सामने रखी है और सौदेबाजी हो रही है और परिवार पूरा टूटा हुआ है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि आखिर जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो सदस्य नहीं बचा, और उसके बाद भी सौदेबाजी नहीं थमती। सौदेबाजी पहले दिन से वो लोग फेस कर रहे हैं। हर तरफ हमें देखने को मिल रहा है लगातार ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी, मुनाफा वसूली सब तरफ चल रही है, लेकिन ये लोग लाश का, शव का सौदा करने से भी नहीं चूक रहे। जब हमने जो मैक्स हॉस्पिटल है वहां पर जाकर एम्बुलेंस वालों से बात की और कहा कि एक शव को लेकर जाना है दिल्ली से मथुरा, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई 32,000 मांग रहा था, कोई सीधे 35,000। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें खुद डॉक्टर इन्वॉल्व है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर एक डॉक्टर जिसको एक तरह से भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, और वो इस तरीके से शव को ले जाने के लिए हजारों रुपए की डिमांड कर रहा है। खुद हमारे सामने एम्बुलेंस के ड्राइवर ने डॉक्टर से फोन पे बात की और हमने ये भी कहा कि हमारा जो शख्स है वो अब नहीं रहा, तो कम से कम कुछ रियायत और मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ विमल, मैं जल्दी से लौटूंगी आपके पास। और आलोक सर, कोई तो बल दे रहा है ना सर, तभी तो ये सौदेबाजी हो रही है।
देखिए, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप याद कीजिए विघ्नेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके बैठी। अभी संजीव झा जी कह रहे हैं 3 दिन से 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। अरे भैया, तो कई महीनों से हो रहा है। अनिला जी कह रही है इंसानियत मर चुकी है। ये दोनों हॉस्पिटल सफदरजंग और एम्स दोनों के दोनों हॉस्पिटल एनडीएमसी एरिया में है, जो कि पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर एनडीएमसी के एरिया में ये हालत है तो सोचिए आप क्या हालत होगी। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का कोई बयान नहीं है अभी तक। जब सरकारी वैक्सीन के 5 प्राइस रखेगी और मोदी साहब चिल्ला चिल्ला के कहेंगे आपदा में अवसर ढूंढिए, वेस्ट बंगाल का चुनाव खत्म हो गया तो 3 दिन से पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए। साथ के साथ सांसद तो बीजेपी के हैं। आप देखिए अभी तक जितने रिकॉर्ड देखिए आप, पीपीपी घोटाला कब हुआ, हिमाचल प्रदेश कौन पकड़ा गया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। टेस्टिंग किट का घोटाला सबसे पहले 50 लाख टेस्टिंग किट आई थी, वापस गई, चाइना से आई थी 5 लाख के बाद। पीएम केयर्स फंड का हम नहीं बताएंगे कहां से आया। सीएसआर फंड जब सरकार ऐसा करेगी, मैं पूछना चाहता हूं संजीव भाई से, 1.25 साल हो गया, कितनी कैट्स की एम्बुलेंस दिल्ली सरकार ने खरीदी है? क्या एम्बुलेंस सरकार के पास है? 0 एम्बुलेंस खरीदी है और एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है। आज कह रहे हैं हमने तो रेट लिस्ट दे दी है। क्या रेट लिस्ट दे देना ही सरकार का काम था? नहीं था। हर्षवर्धन जी सबसे नकारा हेल्थ मिनिस्टर, वो तो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी ही नहीं है तो ऐसे जो चोर उचक्के सड़कों पे खड़े हैं उनको तो मौका मिलेगा ना। सरकार मौका दे रही है, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर्स, अभी बताया आपके रिपोर्टर्स ने, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कितने डॉक्टर्स पर आपने कार्रवाई की? 40% स्टाफ कम हो चुका है क्योंकि सब चंगासी। मोदी जी तो कह ही रहे हैं सब चंगासी। एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी केंद्र की सरकार ने नहीं बनाई, ना राज्य की सरकार ने। एक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी नहीं बनाई, एक लॉजिस्टिक कमेटी नहीं है। कहां एम्बुलेंस खड़ी होंगी, कहां से कितनी एम्बुलेंस जाएंगी, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कोई लॉजिस्टिक टीम दोनों राज्यों ने नहीं बनाई। 10-12 करोड़ मजदूर पैदल चले गए, लेकिन एक कमेटी इन लोगों से नहीं बनी। तो मुझे लगता है सरकार दोनों, चाहे वो केजरीवाल जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की, दोनों मौका दे रही है। जब सरकारी वैक्सीन के 5-5 प्राइस रखेगी तो बाकी लोगों को क्या दोनों से जवाब लूं? अनिला सिंह जी और संजीव झा जी, उससे पहले एलन राय सर क्या कहेंगे सर आप? कानून अपनी जगह है और मैं समझता हूँ कानून का पालन करना सबके लिए जरूरी है, लेकिन कानून के साथ साथ एक आत्मीयता, इंसानियत, ये भी तो है ना। जो लोग ये ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं, मैं इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में मानता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से मजबूर लोगों से इस प्रकार से पैसा ऐसे है, वो एक एक्सटोर्शन है, वो एक जबरदस्ती पैसा वसूली का मैं नाम देता हूँ। तो ये अलग चीज है। कानून के सामने जो आ रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम आपस में मिलकर हम जो इंसानियत का एक तो मार रहे हैं, जो लोग इस प्रकार के काम में लिप्त हैं, उनको अपने आप की अपनी आत्मा से कचोटना चाहिए। उनको ऐसा कमाया हुआ पैसा कभी किसी के काम नहीं आ सकता। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। इस प्रकार से धंधा कमाई, रिश्वत लेना या सरकार भी जो पैसा कमा रही है, हर चीज पर जो 18% जीएसटी लगाया सरकार ने, सरकार भी समझे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सर राव साहब, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपया और मोदी जी अपना नया महल बना रहे हैं। मोदी जी भी सुखी नहीं रहेंगे। कोई भी मैं मोदी पार्टी पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम इंसानियत की बात कर रहा हूँ। हम कोई धर्म जाति वो कुछ नहीं। आज की डेट में हम इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं। जो इंसान लोग अपनी इंसानियत को भूलकर इस प्रकार के ऐसे काम में लगे हुए हैं, वो पैसा किसी के काम आने वाला नहीं है। चाहे वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे हमने पैसा कमा लिया है। जी बिल्कुल, ये बात आप सच कह रहे हैं सर, सच कह रहे हैं कि सब यही भुगत कर जाते हैं। आप एक शब्द सही कह रहे हैं सर, ये सब यही भुगत कर जाते हैं और ये पैसा किसी के काम नहीं आता। सासों से सौदेबाजी हम करते हैं। और डॉक्टर डी.आर. राय सर, एलन राव सर मैं लौट रही हूँ। डॉक्टर डी.आर. राय सर, सिस्टम सोया हुआ है तो सर इंसान की भी तो इंसानियत मर गई है सर। ना आंसू दिखे, उसका अपना चला गया वो नहीं दिखा, बस कमाई करनी है लाशों पर। जैसे जी मैंने पहले भी कहा कि बड़ी शर्म आती है इस देश के, और आप जिस प्रकार से इस कवरेज को दे रही हैं, आप बधाई की पात्र हैं, आपके संवाददाता बधाई के पात्र हैं। कम से कम एक हकीकत आप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। मैं बार बार अपने चैनल से, हमेशा आपके चैनल से भी कहता रहता हूं कि हम लोग यहाँ पे डिबेट में आते हैं फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं, डैमेज कंट्रोल के लिए आते हैं। हम भूल जाइए राजनीति को, आप ये देखिए कि हम क्या कर सकते हैं।
संजीव झा साहब ने बहुत सी चीजें गिना दी। मैं एक बात सिर्फ संजीव झा साहब से कहता हूं, अभी आप चार दोस्तों को अपने नंबर दीजिए 102 और उनसे कहीं एम्बुलेंस मंगाइए और मुझे 20 मिनट के बाद बताइए कितनी एम्बुलेंस आ गई। एक बात। सेकंड चीज, सरकार से मैं निवेदन कर चुका हूं, आपके पास दिल्ली के अंदर 1000 अगर एम्बुलेंस है, उन एम्बुलेंस को आप कंट्रोल, जैसे प्रीपेड टैक्सी एयरपोर्ट से जाती है उसी तरह से प्रीपेड एम्बुलेंस जिसके डेथ सर्टिफिकेट के साथ हॉस्पिटल से जाए, उसके साथ ड्राइवर का सर्टिफिकेट लगे, ड्राइवर का नाम लगे, वहां पे पेमेंट लीजिए। देखते हो किस प्रकार से चोर बाजारी होगी। हमने ड्रग कंट्रोलर के बारे में भी कहा सरकार से कि आप ये रेमडेसिविर के इंजेक्शंस को कृपा करके कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल को डायरेक्ट दीजिए, उनके आधार कार्ड रख के उन्हीं को यूज करने दीजिए, बाजार में मार्केटिंग के लिए मत दीजिए। कुछ नहीं हुआ। आपसे मैं पूछता हूं कि मार्केट में इंजेक्शन क्यों बिक रहे हैं, कैसे बिक रहे हैं, और जिन लोगों ने वायल्स के अंदर पानी भर के बेचा है उनको उठा के अंदर डाल दीजिए। 20-10 साल तक उनकी जमानत मत कीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे जनरल पब्लिक हो, वो इस माफी के लायक नहीं है। संजीव झा जी कीजिए ना, ये सब कीजिए ना, क्यों नहीं हो रहा है? अभी मैं ऑक्सीजन की बात बताता हूं जी। ऑक्सीजन के ऊपर पिछले एक हफ्ते से बड़ी मारामारी चल रही है, बड़ी मारामारी चल रही है। मेरी निवेदन है सरकार से कि आपने बड़े हॉस्पिटल्स के लिए तो ऑक्सीजन का कोटा फिक्स कर दिया, कृपा करके 111 नर्सिंग होम जो छोटे हैं 10 बेड 15 बेड वाले, उन नर्सिंग होम्स के लिए आपने क्या किया? उनको ऑक्सीजन की सप्लाई अनइंटरप्टेड उनको दीजिए, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है, मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन आज जो एम्बुलेंस वाले सौदेबाजी कर रहे हैं उस पर मैं जवाब, संजीव झा जी दीजिए जल्दी से। जो आलोक शर्मा जी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। लगभग 700 कैट्स के एम्बुलेंस है। जब हम लोग आए थे हमारे पास 120 कैट के एम्बुलेंस थे, तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक भी बेड की संख्या नहीं बढ़ी। 2015 जब आए थे 700 एम्बुलेंस है आपके पास। संजीव जी आप अपनी बात पर खड़े हैं, 700 एम्बुलेंस है आपके पास। वो आपको डेटा दे देंगे। 151 एम्बुलेंस है दिल्ली सरकार के पास कैट्स की। अब सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्विस की 151 एम्बुलेंस है, आप कह रहे हैं 700 एम्बुलेंस है। कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं आप लोग। नाते बोल रहा हूं। अब या तो आप बोल लीजिए या हमें बोलने दीजिए। अगर मैं झूठ, सत्यापन कर लेंगे इसका कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आप जो कहते हैं बाइबल तो नहीं है ना लोग भाई। आप अगर हमने कहा तो हम उसके डेटा आपको दे देंगे। आप जो कह रहे हैं बात एम्बुलेंस का डाटा देंगे आप मुझे। मैं आपको हेल्थ सेक्रेटरी अली साहब को फोन लगाता हूं अभी दूसरे नंबर से, अभी पूछ के बताता हूं कितने एम्बुलेंस हैं आपके। आप समझ रहे हैं? हर विधानसभा में 10 एम्बुलेंस खड़ी है, इसका मतलब कैट्स की। हद बात कर रहे हैं तो मत बोलो भाई। कह रहा अगर मैं कह रहा हूं तो तथ्य के बिहाफ पे करूं। मैं कांग्रेस नहीं हूं कि कुछ भी बातें कर लूं। मैं तथ्य के बिहाफ पे बातें कर रहा हूं। बैठा दिया आप लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करके 500 करोड़ रुपए उड़ा दिया आप लोगों ने। पिछले 2 महीने में आप लोगों ने 300 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया 3 महीने में। क्या देश का कर दिया। लेकिन ये विषय भी डिबेट का नहीं है। 72 साल में देश का क्या क्या देश की जनता जानती है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल नहीं बनाने वाली पार्टी हमसे पूछ रही है। 7 साल में आप लोगों ने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, ये आरटीआई का जवाब है। अगर बनाया है 7 साल में तो एक हॉस्पिटल केंद्र ने, राज्य सरकार ने उसका नाम बताइए साहब। अब सुन तो नहीं, नाम बताइए ना संजीव जी। आपने 7 साल में कौन सा और आलोक शर्मा जी, आज मेरी आप लोग दिशा में नहीं आती है। आज मेरी रिक्वेस्ट है, क्या थम जाइए थोड़ा सा। बहुत संवेदनशील मामला है, सांसों की सौदेबाजी हो रही है, वो हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर बात कीजिए। अनिला सिंह जी। किस प्रकार से इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता जो है प्रवक्ता बंधु लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक दूसरे को ये दिखाते हुए कि मेरी शर्ट जो है तुम्हारी शर्ट से ज्यादा सफेद। ठीक है, अभी आलोक शर्मा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपने गिरबान में झांक कर देखा है। कल ही जो है फरीदाबाद से इनका एक नेता, कांग्रेस का एक नेता है जिसके यहाँ से जखीरा पकड़ा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, कालेबाजारी का। अगर राजस्थान में क्या पकड़ा गया है तो उसको जेल में डालिए ना, कौन मना कर रहा है? अभी दिल्ली में जेल में डालिए ना, उसको कौन मना कर रहा है? उसका उत्तर देंगे। हाँ, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चाहे वो दवाई है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, चाहे वो कुछ जेल में डालेगा, वहां पर धरपकड़ चल रही है। बोलते रहिए, आपके बोलने से मेरे कह रहे हो कि डालिए जेल में जो बोलता है।
लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी नहीं बचेंगे, ध्यान रखिएगा। देवेंद्र फडणवीस के पास 4.25 करोड़ का रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन का किट था वो कहां से आया? जो कहते हैं कि बताइए ना कहां से आया? देश का भट्टा बैठा दिया दोनों ने मिलकर, उसके बावजूद इस तरह की कांग्रेस थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है? मानवता शर्मसार हो गई। हम क्या लगवाने वाला मौज लेने आए थे कि पंजाब में हमारे सिलेबस में तो हिंदू मुसलमान था, पता नहीं कहां से आ गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को। रोज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है इन लोगों को, फिर भी ये कांग्रेस आलोक शर्मा जी, ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है ऐसे बहसबाजी करने का। जिम्मेदारी जो राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकार की है, विपक्ष की है, उससे बच नहीं सकते हैं। और इसीलिए आंखें खोलने के लिए, सिस्टम को जगाने के लिए ऑपरेशन यमदूत हम कर रहे हैं आज दिन भर। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।